पापा, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। अचानक से उधर से पापा की आवाज़ आती है, क्या बिजनेस करेगा तू? पापा ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन जा या फिर गांव में जा करके खेती कर ले, लेकिन दोनों ही ऑप्शन मुझे मंजूर नहीं थे। मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर बिजनेस करने का मतलब होता है दुकान खोलना, लेकिन फिर ऐसी चीज़ हुई जो शायद अभी तक कभी नहीं हुई है। ये बात है उस समय की जब मैं 12वीं में था। 12वीं की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने दिल की बात अपने पापा से करने वाला था। वो बात जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही थी। तो दोस्तों, रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे थे। मम्मी किचन में खाना बना रही थी, बहन टीवी देख रही थी और मैंने सोचा कि यही मौका है। मैंने चुपके से फ़ोन उठाया, छत पे पहुंचकर पापा का नंबर डायल किया, सोचा कि उन्हें कॉल करूं, लेकिन मन में एक डर था कि पापा क्या सोचेंगे, वो कहीं डांटेंगे तो नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कर दिया क्योंकि सवाल मेरी ज़िंदगी का था। तो कॉल लगाया मैंने, कॉल किया उन्हें और रिंग बज रही थी सामने से। उनकी आवाज़, भारी आवाज़ आई मेरे कानों में, हेलो। एक सेकंड के लिए तो मैं सहम सा गया कि बोलूं या ना बोलूं, बात को टाल लूं कि पापा ऐसे ही किया था हालचाल पूछने, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि पापा, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। कुछ सेकंड तक शांति का माहौल था। वो शायद प्रोसेस कर रहे थे कि ये कह क्या रहा है। फिर अचानक से उधर से पापा की आवाज़ आती है, क्या बिजनेस करेगा तू? एक पल को तो मैं शॉक रह गया, लेकिन फिर मैंने भी कहा, हाँ पापा। पापा ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन जा या फिर गांव में जा करके खेती कर ले, लेकिन दोनों ही ऑप्शन मुझे मंजूर नहीं थे। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है संजय मोदी, मैं 21 साल का हूं और मैं राजस्थान की एक छोटी सी जगह सांचौर से बिलोंग करता हूं, जिसका आपने शायद कभी नाम ही नहीं सुना होगा। मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां पर बिजनेस करने का मतलब होता है दुकान खोलना। तो ऐसी जगह से मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम है नियर बुक। सांचौर से लेकर के शार्क टैंक तक का जो मेरा सफ़र है, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आप लोगों ने मेरा जो एपिसोड है वो ज़रूर देखा होगा और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया उस एपिसोड के बाद। तो आइए मैं अपनी जर्नी आप सबको बताता हूँ। एक दिन की बात है जब गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो रही थी और मेरी छोटी बहन जिसका नाम हर्षिता है, वो एलकेजी से यूकेजी में जा रही थी। उसको सिलेबस की नीड थी, तो मुझे भेजा गया था उसका सिलेबस लेने के लिए। मैं जाता हूँ अपने पास ही के मार्केट में, दरबार चौक। वहाँ पर मैं देखता हूँ काफ़ी सारी दुकानें थी। सब जगह मैं पूछता हूँ कि कहीं से मुझे सस्ते में बुक मिल जाए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कहीं पर भी मुझे कम प्राइस में बुक नहीं मिलती है और उन बुक्स की प्राइस वाक़ई में बहुत ज़्यादा थी। तो उस दिन मैं बुक्स तो ले लेता हूँ जैसे-तैसे, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा ये रहती है कि क्यों? इन बुक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? और क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बुक्स की प्राइस कम हो सके ताकि लाखों लोगों की हेल्प हो सके, जो लोग बुक्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनकी हेल्प हो सके। तो ये एक चीज़ सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में चल रही थी कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता? तो दोस्तों, अपने जो स्टार्टअप की प्रॉब्लम है उसको मैंने आइडेंटिफ़ाई कर ली थी, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो अभी तक आइडेंटिफ़ाई नहीं किया था। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि मेरे पापा चेन्नई में जॉब करते हैं। 6 महीने में 1 बार वो घर पर आते हैं। तो एक वही दिन था जब पापा घर पर आए थे। तो मैं काफ़ी खुश था, काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे मेरे लिए, मेरी बहन के लिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, काफ़ी प्यार से रहे, हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन दिल में एक बात थी कि पापा से जो मुझे करनी थी, जो मैंने की थी उनसे बात, वो कहीं खटस दिख रही थी उनमें। जैसे ही अगला दिन हुआ तो हम बैठे आपस में और हमारी बातचीत हुई, तो मैंने फिर से उन्हें कह दिया कि पापा, मुझे ये अपना काम करना है। उन्होंने फिर से मुझे कहा कि उनको उस वक़्त लगा था कि शायद बच्चा मान गया होगा,
मेरे इतना डाँटने की वजह से, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं मानने वाला था। मैंने तो फिर से उन्हें कह दिया कि पापा हाँ, मुझे करना है बिज़नेस अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुझे करना है। तो उन्होंने एक टिपिकल पेरेंट्स का माइंड लगा के एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं इसको छुट्टियों में एक ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ पर ये काम करेगा एक दुकान में, और फिर उसे पता लगेगा कि बिज़नेस करना कितना मुश्किल होता है, तो तब उसको वो पता लगेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने मुझे एक शोरूम में भेज दिया कि जा वहाँ पे काम कर। लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो कि ठीक है पापा, मैं यहीं से आगे बढ़ूँगा। मेरे घर के पास ही वो शोरूम था। उस शोरूम में काम था मेरा झाड़ू लगाने का, वहाँ पे जो काँच होते हैं उनको साफ़ करने का। कपड़ों का शोरूम था वो, कपड़े झाड़ना, समेटना, उनको लगाना। एज़ अ असिस्टेंट हेल्पर वहाँ पे मेरा काम था। सुबह 9 बजे से मैं जाता था और शाम को रात को 8-9 बजे वापस आ जाता था। 15 दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहा। पापा तब तक छुट्टियाँ मना के जा चुके थे वापस चेन्नई में, और सोच रहे थे कि बस 1 महीने की ही देरी है, तब तक ये बच्चा सुधर जाएगा। तब तक इसको अकल आ जाएगी कि बहुत मुश्किल है, बिज़नेस करना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि बिज़नेस का मतलब होता है दुकान खोलना, और उन्होंने इसलिए ही मुझे वहाँ डाला था। पापा जा चुके थे वापस चेन्नई, और मैं हमेशा की तरह अपने शोरूम पे जाकर वो जो डेली रूटीन का काम होता है, वो कर रहा था। हमेशा वो करता था, सुबह-सुबह आ जाता था, झाड़ू लगाता था, सारी चीज़ें करता था। मुझे किसी बात की शर्म नहीं आती थी उस वक़्त, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक दिन आगे बढ़ूँगा। ये तो शुरुआत है, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। 15 दिनों बाद एक दिन एक गाड़ी आती है शोरूम के दरवाजे से। मैं काम कर रहा था अपना और मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी में से एक आदमी उतरता है और वो अंदर आता है। बैठते हैं, चाय-कॉफ़ी करते हैं वो आदमी और जो फ्रेंचाइज़ी में जो मैनेजर था वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। साइड में मैं अपना काम कर रहा था और काम करते-करते मैं उनको देख रहा था, उनको सुन रहा था कि वो आखिर बात क्या कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था तब तक कि वो है कौन? तो मैं अपने जो हेल्पर था, जो एक मेरा दोस्त था, वहीं पे वो भी मेरे जैसा ही काम करता था, उससे मैंने पूछा कि भाई ये कौन है? वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, तो उसे पता था कि वो कौन है। उसने कहा कि ये तो फ्रेंचाइज़ी ओनर है, फ्रेंचाइज़ी का मालिक है। तो मैंने कहा वाओ! ये तो मौका है मेरे लिए, क्योंकि इसी की तो तलाश में मैं था। तो वो जैसे ही बातें कर रहे थे, बातें करने के बाद वो गए और मैं उनके पास जाकर के मैंने पूछा कि क्या बातें कर रहे थे? मैंने दूर से सुना था कि वो बातें कर रहे थे कि उनको एक बंदा चाहिए था, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सके बेसिकली, जो उनका जो फ्रेंचाइज़ी है उसको और ज़्यादा ग्रो कर सके, आगे बढ़ा सके। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैंने वो सुन ली थी बात और मैंने कहा ठीक है, मैं ये करूँगा, क्योंकि उस वक़्त तक मैंने वो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ था। एंटरप्रेन्योरशिप की काफ़ी चीज़ें मैं सीखता रहता था फ्री में यूट्यूब में। तो उनसे जाके मैंने बात कही कि वो काम मैं भी कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू कर सकता है तो अच्छी बात है। एक बार इंटरव्यू दे के देख, होगा नहीं होगा छोड़, एक बार इंटरव्यू दे के तो देख। और लकीली वो इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया फाइनली। 15 ही दिन में जिस कंपनी में मैं झाड़ू लगाता था, उसी कंपनी में सिर्फ़ 15 दिनों में मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल करने लगा। तो यहाँ से शुरू होता है मेरी जर्नी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, क्योंकि अपनी जो स्टार्टअप जर्नी के बारे में जो मैंने फंडामेंटल सीखे थे, वो वहीं से सीखे थे, क्योंकि वो एक मिड रेंज स्टार्टअप था। वहाँ से मैंने सीखा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, टेक कैसे हैंडल करते हैं, शिपिंग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, जो बेसिक से बेसिक चीज़ें होती हैं स्टार्टअप के बारे में, वो मैंने वहाँ पर सीखी। क्योंकि वो एक मिड रेंज स्टार्टअप था और वहाँ पर सारा काम खुद ही को करना पड़ता है। वहीं पे मैं सुबह 9 बजे से कंप्यूटर पे बैठ जाता था, सारा काम करता था और 5-6 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। तो उसी ऑफ़िस के ऊपर एक स्टूडियो बना हुआ था, जहाँ पर फ़ोटोशूट होता था, कैमरा, लाइटिंग ये सब सारी चीज़ें पड़ी रहती थी। वहीं पर एक छोटा-सा बेड था और मैं वहीं रहता था। चाहता तो मैं घर भी जा सकता था, पर मैं वहीं रहना चाहता था और मैं वहीं रहता था, सोता था वहीं रात को और अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना था, क्योंकि मुझे वहाँ से भी निकलना था। जैसे मैं उस शोरूम से आगे बढ़ा था, यहाँ तक पहुँचा था, अब मुझे यहाँ से भी और आगे बढ़ना था। तो मैं अपने स्टार्टअप
के बारे में भी सोच रहा था और साथ ही साथ वो काम भी कर रहा था। दिन को उनका काम करता था और रात को स्टार्टअप अपना जो नियर बुक का आइडिया है, उस पे सोचता था कि क्या कर सकते हैं, कैसे करें, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो मेरे लिए एक फंडामेंटल था क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो आगे मेरी जर्नी में बहुत काम आया। वहाँ मैंने तकरीबन 6-7 महीने तक काम किया और काम करने के बाद एक दिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इतना बहुत है। मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया स्टार्टअप के बारे में और मैं अब इस पोज़ीशन में हूँ कि मैं अब खुद अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ। तब उस दिन मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम उस दिन से नियर बुक पे लग गया। तो यहाँ से शुरू होता है मेरी जर्नी का तीसरा चैप्टर। अब मुझे प्रॉब्लम तो समझ आ गई थी, उसका सॉल्यूशन भी समझ आ गया था। लेकिन सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है, वो ये था कि ना मेरे पास पैसा था, ना घरवालों का सपोर्ट था और ना किसी और का सपोर्ट था। बेसिकली कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक आइडिया के अलावा। तो वो जर्नी जो थी, वो सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी थी क्योंकि उसमें कुछ सोचना नहीं था, उसमें बिल्ड करना था, उसमें क्रिएट करनी थी चीज़ें। तो मैं लग गया 24/7 दिन-रात एक करके इसको बिल्ड करने में। मैंने उस वक़्त बहुत वीसीज़ से, बहुत इन्वेस्टर्स से, बहुत एंजल इन्वेस्टर्स से मैं रिजेक्ट हुआ। सब लोग कहते थे आइडिया अच्छा है, बट ये चलेगा, नहीं चलेगा, किसी को बेसिकली ट्रस्ट नहीं आ रहा था। एक दिन की बात बताता हूँ, एक इन्वेस्टर को मैंने रीच आउट किया, बहुत ही एक्साइटेड था मैं उस दिन क्योंकि मुझे लगा था कि आज तो मैं पैसा लेकर ही रहूँगा। मेरी मीट उनसे अरेंज हो गई, ज़ूम मीट पे हम बात कर रहे थे। मैंने उनको पूरा आइडिया अपना शेयर किया कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ये मेरा मॉडल रहेगा, ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, सारा कुछ शेयर किया। तो पहले तो उन्होंने अच्छे से सुना, लेकिन आखिर में वो मुस्कुराए और कहने लगे कि, "देख बेटा, ये जो तेरी एज है बहुत छोटी है, ये जो बुक इंडस्ट्री है बहुत ही डिक्लाइन इंडस्ट्री है, तो तू ऐसा कर कि तू कुछ और काम कर बेसिकली, कुछ और सोच, इसको छोड़ दे, ये नहीं चलने वाला है।" लेकिन मैंने तो ठान ही लिया था कि मुझे तो यही करना है, तो मीट खत्म होने के बाद मैं फिर से अपने आइडिया पे लग गया, वो चीज़ भुला करके। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे रिजेक्शन मिले स्टार्टिंग फेज़ में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा क्योंकि मेरा विज़न क्लियर था कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मैं और ज़्यादा एग्रेसिवली रीच आउट करने लगा लोगों को। मैंने लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे लोगों को कनेक्ट भेजा कि भाई मेरा को-फाउंडर बन जाओ, हम साथ में मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। तो एक दिन मुझे वो इंसान आखिरकार मिल ही गए, जिनका विज़न मेरे विज़न से बहुत ही ज़्यादा मैच हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस आइडिया को लेकर के और हम दोनों ने फिर इसकी शुरुआत की। वो टेक वाले बंदे थे, उनको पता था कि टेक कैसे हैंडल करते थे और मुझे पता था कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो हम दोनों ने मिल करके फिर उसे क्रिएट किया, एक छोटा-सा एमवीपी लॉन्च किया। तो धीरे-धीरे लोग हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, कुछ ही वक़्त में हमारे लाखों डाउनलोड हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यूज़र आ रहे हैं, हमारे ऐप के थ्रू एंगेज कर रहे हैं लोग, लेकिन कहते हैं ना कि प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती। तो उस वक़्त ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो हमारा सर्वर कॉस्ट है, क्योंकि सबसे मेन जो टेक में खर्चा होता है वो सर्वर का होता है। इतनी सारे बुक्स हैं हमारे पास, तो इनका खर्चा भी काफ़ी होगा ना। तो एडब्ल्यूएस पे जो हमारा सर्वर कॉस्ट था, वो 80,000 के अराउंड आ गया था और हमारे पास पैसा नहीं था। वो सबसे हार्ड टाइम था मेरे लिए क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा था, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया था और जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वो भी बर्न कर रहा था, उसमें भी पैसे लग रहे थे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था और उस टाइम ऐसा भी लगता था कि छोड़ देते हैं, शायद लोग सही कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। बहुत बार मन में आया था, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उसे क्योंकि दिल के अंदर था कि नहीं भाई मैं कर ही लूँगा और इससे किसी की हेल्प हो रही है। तो बस उसी आग के साथ मैं उसे और ज़्यादा करता गया, करता गया, करता गया और फाइनली उसका सॉल्यूशन भी निकाला। उसी बीच में मैं और भी सारी चीज़ें कर रहा था उस टेक क्योंकि खर्चा इतना था, खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करने लगा जैसे कि मैंने बहुत जगह अप्लाई किया और उन्हीं में से एक जगह थी शार्क टैंक जहाँ पर मैंने अप्लाई किया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन किस्मत से वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मुझे इन्विटेशन आता है कि भाई यू आर सेलेक्टेड बेसिकली ईमेल आता है।
तो मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि शार्क टैंक एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मेरी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो सकती थी। एक स्टार्टअप के लिए शार्क टैंक एक भगवान के बराबर होता है। तो फाइनली 2024 में मैं शार्क टैंक के मंच पर खड़ा था, जैसे कि मैं अभी जोश टॉक के मंच पर खड़ा हूँ। वहाँ बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे और सामने थे मेरे 5 शार्क्स। वो लोग जिनको मैं कभी टीवी पे देखा करता था, वो लोग मेरे सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है। अब मुझे बस कैसे भी करके इनको कन्विंस करना है। तो वो जर्नी थी मेरी। तो फाइनली मैंने उनके सामने अपनी पिच रखी और एक-एक करके मैं देख रहा था कि सभी शार्क्स आउट हो रहे थे। तो मेरा दिल काफ़ी धड़क रहा था। लेकिन फिर ऐसी चीज़ हुई जो शायद अभी तक कभी नहीं हुई है। पाँचों शार्क्स आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अनुपम सर वापस फिर से इन होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुझ में विज़न देखता हूँ, तू कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। और अनुपम सर से मुझे 40 लाख की डील मिलती है शार्क टैंक पर, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग मोमेंट था लाइफ़ का। क्योंकि वो एक ऐसा पल था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और लग रहा था कि अब तो बस सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, क्योंकि अब मेरे साथ वो है जो इस इंडस्ट्री का किंग है। तो जैसे ही शो खत्म होता है, मैं तुरंत से बाहर जाकर के पापा को कॉल करता हूँ कि पापा, अनुपम सर से मुझे 40 लाख की डील मिल गई है। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस वक़्त। उन्होंने कहा कि वाओ! क्या कर रहा है तू? शानदार। मैंने उनको यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको फिर चेक का फ़ोटो भेजा कि देखो पापा, ये सच है। तो फिर जाके उनको यकीन आया कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर उन्होंने मम्मी को बोला, मम्मी तो और भी ज़्यादा खुश और सबको फैला दी। सारे रिश्तेदार हर जगह, यहाँ-वहाँ सबको, और सब जगह से मुझे कॉल आने लगे। ऐसे लोगों से भी आने लगे जो आज तक मुझे जानते भी नहीं थे। तो दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। लेकिन रुको, सबसे मेन चीज़ तो अभी बाकी है। अभी आने वाला है मेरी फ़िल्म का क्लाइमैक्स। तो होता क्या है गाइज़ कि आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस बहुत सारी डील कैंसल हो जाती है, कभी फाउंडर, कभी इन्वेस्टर, कैंसल हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनफॉर्च्यूनेटली हमारी डील डन नहीं हो पाई। फिर से एक ही सेकंड में हाई से लो पर आ गया मैं। जो सोचा था, जो सपने थे, जो सब कुछ मैंने बिल्ड किया था अपने दिमाग में, वो सब वापस ज़ीरो पे आ गया कि अब क्या? गाइज़, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह होती है। एक दिन बहुत अच्छा होता है, दूसरा दिन बहुत ही गंदा होता है। हमारा काम होता है जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, और अगर एक एंटरप्रेन्योर का तो यही काम होता है कि अपने विज़न को लेकर के चलते रहना। अब चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी रुकावट हो, उसे हमेशा चलता ही रहना पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा जो बैरियर आया था, मैंने उसको भी पार किया, क्योंकि लाइफ़ में मैं इतना सब कुछ झेल चुका था कि उसके सामने ये तो कुछ था भी नहीं। सो मैंने वो सब आखिरकार भुला करके फिर से रीस्टार्ट किया और फिर से बिल्ड करना स्टार्ट किया। इस बार मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, और उस प्यार की बदौलत फाइनली आज नियर बुक ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर गया है। वो भी बूटस्ट्रैप, बिना किसी फंडिंग के, और अब जल्दी ही हम प्रॉफिटेबल भी बनने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्यार की वजह से। आज हम इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लासिफाइड मार्केटप्लेस में से एक है। इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी बन चुके हैं यूज्ड बुक्स की। हमारे पास लगभग 20 लाख से ज़्यादा पुरानी किताबें अवेलेबल है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, और 1.6 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं हमारे, और हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी मेरी कहानी, उतार-चढ़ाव से भरी हुई। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई हो, और इसमें जोश टॉक का एक महत्वपूर्ण भाग था मेरी लाइफ में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ काम करता था और रात को अपना स्टार्टअप कर रहा था, तब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी। मैं जोश टॉक के वीडियोस देखा करता था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता था कि लोग पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जब वो लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और वो सब चीज़ें देखते-देखते मेरा भी एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, मेरा भी माइंडसेट ऐसा बन गया, और फाइनली आज मैं इस मंच पर हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्टोरी आप सब लोग को शेयर करके। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ आगे करें, कुछ बढ़ें, कुछ अच्छा करें खुद की लाइफ में और औरों की भी लाइफ में। थैंक यू।